वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है 10वां और हमारे चैप्टर का शीर्षक है कामचोर। कामचोर इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा कि घर के सदस्यों के बड़े सदस्यों के द्वारा जब बच्चों को हिदायत दी जाती है तो बच्चे काम के लिए जुट जाते हैं। सबसे पहले वो बच्चे क्या काम करते हैं कि जो फर्श पर दरी फैलाई गई है उसको साफ करने के सोचते हैं, लेकिन वो भी गलत हो जाता है। फिर पेड़ों को पानी देने के बारे में सोचते हैं तो वहां पर भी क्या हो जाता है, दंगा मस्ती करते हैं और पूरे घर में तूफान मचा देते हैं। उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि चलो सारी मुर्गियों को दड़बे में बंद कर दिया जाए, लेकिन उससे क्या हो जाता है कि सारी मुर्गियां यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो जाती है, फैल जाती है और एक एक करके नुकसान बढ़ा देते हैं कि खीर की जो कटोरी थी वो भी लुढ़क जाती है। उसके साथ साथ बहुत सारा नुकसान होने लगता है और सारे घर वाले क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों को जो उन्होंने हंगामा मचाया हुआ था तो सारे घर में भूचाल आ गया था। अब आगे वो कौन से काम करते हैं यह पढ़ते हैं। तो देखो आगे वर्णन किया है। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुए लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। तो देखो बच्चों ने अगला काम कौन सा करने के लिए निश्चय किया कि अब जो भेड़े आई हुए हैं उनको हम क्या कर देंगे, दाना खिला देंगे। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। अब जो भेड़े आए हुए थे वो दिन भर कैसे थे, भूखे थे और जैसे ही उन्होंने सूप में उनके रखा हुआ दाना देखा तो सारे भेड़े एक साथ उस दाने के सूप पर झपट गई और फिर उनको संभाल पाना बहुत ही कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, फिर इधर उधर सारे तख्तों पर चढ़ने लगी। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल मशहूर होना मतलब देखो बच्चों को इतना सारा अनुमान नहीं था और जिस प्रकार उनको उनके बुद्धि के हिसाब से जो सूझ रहा था वह कर रहे थे। मतलब उनको अनुभव न होने की वजह से जो दिखाई दे रहे था वह काम कर रहे थे। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर ही जमी हुई थी। किनकी? भेड़ों की। क्यों? क्योंकि वह दिन भर भूखे थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने दाने से भरा सूप देखा तो सारी भेड़ों की नजर उन पर जम गई और फिर वह पलंगों को फलांगते हुए, बर्तन लुढ़काते हुए सारे उस दाने पर एक साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करते हुए दौड़ गए। अब जो भेड़े हैं वो जानवर है, उनको भूख लगी है और जैसे ही उनको दाने से भरा सूप दिखाई दिया तो उन्होंने यहाँ देखा नहीं वहां देखा नहीं, उसकी तरफ दौड़ गए और बीच में सारा नुकसान होता चला गया। और देखो इस परिच्छेद से हमें पता चल रहा है कि ये जो परिवार है वह संयुक्त परिवार है। इस परिवार में माता पिता और बच्चों के अलावा हमने इसके पहले भागों में भी पढ़ा कि चाचा जी का उल्लेख था, फिर दीदी का उल्लेख था, फिर यहाँ पर बानी दीदी का भी उल्लेख हो रहा है। तो इस प्रकार यह जो परिवार है वह संयुक्त परिवार है। तो जैसे ही वह जो भेड़े थे वह उनका खाना पर लपट गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गोंद सूंघती हुई हमला करती गई। तो देखो बच्चे कैसे थे, शैतान थे, मस्तीखोर थे, उनको इतनी बुद्धि भी नहीं थी। फिर भी काम करने का सही ढंग न पता होने की वजह से वह अपने बच्चों की उम्र के हिसाब से जो सामने दिखाई दे रहा था वह काम कर रहे थे। अब भेड़ों को, जानवरों को संभालना बच्चों की बस की बात नहीं थी और जो भेड़े भूख से पहले ही दिन भर भूखे थे, जैसे ही उनको उनका दाना दिखाई दिया तो उसको पाने के लिए वह लपट पड़े। और इन भेड़ों की सेनाओं को और बच्चों की सेनाओं की जो घमासान युद्ध होने लगा, इसका वर्णन लेखिका ने कहा है कि जैसे जिस प्रकार युद्ध भूमि में जर्मनी में युद्ध हो रहा है और
सेना के टैंक और बमबारे सारे जगह पर छापा मारे थे। इस प्रकार वह जानवर जो भेड़ थे वह भी अपने दाना जहां जहां पर कुत्तों जैसे अपने अन्न की खोज में सूंघते हुए इधर उधर घूमते, तो उसी प्रकार वह भेड़ भी उनके शिकारी की तरह उनके उस खाने को सूंघते हुए इधर उधर घूम रहे थे। और उससे क्या हो रहे थे, सारे घर वाले और परेशान हो गए। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चिकने लगी। तो देखो अब सारे घर वाले कैसे परेशान हो जाते हैं। अब वो जो भेड़ें थी वह क्या हो रही थी, सारे आंगन में सारे यहाँ पर इधर उधर दाने के खोज में भटक रही थी। और जहां पर एक जगह पर हज्जन माँ पलंग पर अपने शरीर के ऊपर दुपट्टा डालकर अच्छे से सो रही थी और शायद वह किसी प्रकार से सपना देख रही थी। और जैसे ही वो भेड़े वो दौड़ने लगे तो उसका वह सपना टूट गया और वह भेड़ों के बीच में वो दुपट्टा में वो खुद उलझ ही गई और उसको लगा जैसे कि कोई उसको मारने आए। वो खुद की जान बचाते हुए चिल्लाने लगे, मारो मारो। किसको मारने के लिए कह रही है, वो भेड़ों को मारने के लिए कही। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब देखो जहां पर तरकारी वाली सब्जी बेचने वाली एक औरत वहां पर टोकरी रखे हुए बैठी हुई है, तो जैसे ही भेड़ों ने जितना दाना मिला सूप से वो खा लिया। सूप के दाने यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त बिखरे हुए पड़े हैं, तो जितना उनको मिला उन्होंने खा लिया। लेकिन जब वह तरकारी वाली की टोकरी देखते हैं तो सारे भेड़ उस टोकरी पर टूट पड़ते हैं। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। अब वो एक स्थान पर बैठकर क्या कर रही थी तरकारी वाली, कि मटर की जो फलियां होती है वह हर किसी को वो बेचने आई थी, तो जो कोई उससे ले रहा था तो उनको वह दे रही थी। लेकिन आगे वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहा है। भेड़ को चोट तो नहीं लगी, बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब भेड़े तो जानवर ही थे, उनको पता नहीं था, उनको भूख लगी थी। उन अपने अन्न की खोज में जो कुछ उनको दिखाई दे रहा था वह खा रहे थे। तो सामने तरकारी वाली दिखाई दी तो उन्होंने क्या किया, सारी टोकरी पर वह झपट गए। और जैसे ही तरकारी वाली ने देखा कि सारे भेड़ उसकी तरकारी की तरफ आ रहे तो वह अपने सब्जियों के बचाव के लिए सीना तानकर खड़ी हो गई। लेकिन अब वो भेड़ों तो कितने मजबूत जानवर होते हैं, जैसे उनको कितना भी मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस भेड़ों पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वह आप ही पर चढ़ बैठे। जरा सी देर में भेड़ों ने क्या कर दिया, फिर जो तरकारी थी वह सारे छिलकों सहित अपने पेट की कढ़ाई में झोंक ली। अर्थात उन्होंने जो कुछ खाने को मिला सब्जियां वो सारे छिलके सहित खा ली। जो भूखे थे ना दिन भर वो, इसलिए उन्होंने सारी तरकारियां अपने पेट के कढ़ाई में झोंक दिया, अर्थात सारे पेट में डाल दिया। अर्थात यहाँ पर मुहावरा भी है, पेट की कढ़ाई में झोंकना, अर्थात जो कुछ खाने को मिलना खा लेना। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। अब देखो बच्चों ने क्या किया था, काम करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन काम करने के बजाय वह और भी भूचाल मचा रहे थे और भी परेशानियां सारे घर वालों के लिए निर्माण कर रहे थे। और अब बच्चों को क्या हिदायत दी गई थी कि बच्चों ने अगर काम नहीं किया तो उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सारे बच्चे खाना न मिलने के डर से फिर से कुछ ना कुछ काम करने के बारे में सोचने लगे। अब भेड़ों के द्वारा जो काम करने वाले थे उससे क्या हो गया, और भी वह काम परेशानी वाला हो गया। अब वो क्या सोचते हैं कि 4 भैंसों को दूध दहने पर जुट गए, बेली धुली बेधुली बाल्टी लेकर। अब देखो जैसे ही सामने भैंस दिखाई दी तो उन्होंने क्या काम करने के लिए सोचा कि अब भैंसों का दूध निकाल दिया। तो जैसे ही जो धुली बेधुली बिना धुली हुई बाल्टियां थी वह लेकर 8 हाथ 4 थनों पर मेल पड़े। तो 4 बच्चे उस बिना धोए हुए बाल्टी को लेकर उस
भैंसों का दूध निकालने के लिए निकल पड़ी। भैंसें एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तो भैंसों ने क्या किया, बच्चों को तो कभी आदत नहीं थी, तो भैंसों ने क्या किया, जो बाल्टी लाए थे बच्चे उसे वो मारकर बाल्टी को गिरा दी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए। तो बच्चों को समझ नहीं है किस प्रकार से दूध निकालना है, तो बच्चों ने क्या किया, सोचा कि अब भैंस की जो अगले और पिछले पैर हैं उनको बांध दिए जाएंगे, फिर भी काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर पर बांध दिए गए। तो अब बच्चों ने क्या किया कि झूला खेलने के लिए जो रस्सी थी वो निकाल दी और दोनों अगले और पिछले पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे। लेकिन इसमें क्या हो गया देखते हैं। इससे क्या हो गया कि पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधी थी और अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी ही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। चाचा जी अब चारपाई पर बैठे थे और उस चारपाई पर उन्होंने क्या कर दिया, उस भैंस के पहले दो पैर बांध दिए। उससे क्या हो गया कि चारपाई सहित वो भैंस भागने लगी और चारपाई पर कौन बैठे हुए थे, चाचा जी। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। तो इसे क्या हो गया कि जो भैंस यहाँ वहां दौड़ने लगी तो चारपाई सहित दौड़ने लगी और वह टकराकर ड्रम के पानी से भरा हुआ जो ड्रम था वहां पर जाकर टकराई। तो इस प्रकार पानी छलक कर गिरने लगा और ऐसा लग रहा कि सारे घर में, सारे आंगन में आंधी तूफान आ गया है, साथ ही भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनने लगे। तो जो चाचा जी उस पलंग पर सोए हुए थे, चारपाई पर सोए हुए थे, सबसे पहले उनको तो पता ही नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। तो जब उन्हें धीरे धीरे बात समझ में आने लगी तो इन बच्चों की इन हरकतों को देखकर बच्चों को किसने इस प्रकार घर में छोड़ दिया है, इसके वजह से वह अनाप शनाप गालियां देने लगे, भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। तो देखो बच्चों की नासमझ की वजह से क्या हो रहा था कि जिन भैंस को वो बांधना चाहते थे वह रस्सी समेत भाग रही थी और रस्सी किसको बांधी हुई थी, चारपाई पर, और चारपाई पर कौन थे, चाचा जी। तो इस प्रकार सारे घर में हंगामा मच गया था। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। तो देखो बच्चों को किसी में से एक को याद आया कि हमने बछड़ा को खोला नहीं। अभी देखो भैंस को जब दूध निकालते हैं तो सबसे पहले बछड़ा को खोला जाता है और बछड़ा को माँ से भैंस से लगाकर फिर दूध निकाला जाता है। इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया, तीर निशाने पर बैठ गया। मतलब जो बच्चों ने सोचा था कि अगर हम बछड़ा को भैंस के सामने खड़ा कर देंगे तो वह जो भैंस अब शांत हो जाएगी, और इस प्रकार उनका जो अनुमान था वह सही ढंग से लगा, अर्थात तीर निशाने पर बैठ गया। बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। तो इस प्रकार यहाँ वहां घूमने वाली जो भैंस थी बछड़े को देखकर वहां पर रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। तो देखो जैसे ही बछड़ा को खोल दिया गया वह भैंस के पास जाकर दूध पीने लगी, और बच्चों ने क्या किया कि दूध निकालने के लिए, धोने के लिए अब क्या लिया, जो पहली बाल्टी ली थी वह भैंस ने पैर से गिरा दी थी और उसे गोबर लग गया था। इसलिए बच्चों ने क्या किया, जो कुछ मिला, गिलास कटोरे मिले, उससे से वह दूध निकालने के लिए तैयार हो गए। और बछड़ा अब क्या होता, दिन भर वो भी भूखा था, इसलिए वह विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। तो इस प्रकार सारा दूध बछड़ा पी गई और बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी दूध नहीं लगा। घर में तूफान खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही बच्चे थे। तो इस प्रकार घर की अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियों को बांक में हकाई गई,
मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए। तो देखो इस प्रकार गुस्से से घर के सदस्य ने क्या कर दिया, बच्चों को बाहर निकाल दिया, मुर्गियों को भी बगीचे में निकाल दिया, और मातम से मनाने वाली जो तरकारी वाले थे उसके आंसू पोछ गए, उसको सांत्वना दी गई और उसके नुकसान का भरपाई भी करना पड़ा। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, अर्थात अम्मा गुस्से से अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। तो अम्मा ने अपने बच्चों के पिताजी से कहा, एक तो बच्चों को आप संभाले, उनका जो बच्चा राज आपने जो किया है वह उसको किसी भी प्रकार आप बंदी बना लीजिए या कुछ भी कीजिए, या तो मैं यहाँ से मायके चली जाऊंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया, अर्थात उनको सजा सुना दी फिर से। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो देखो पहले रात का खाना क्यों बंद था कि बच्चों को काम करने के लिए कह रहे थे, कि काम नहीं करते थे इसलिए उनको काम करने के लिए कहा था कि जो बच्चे काम नहीं करेंगे उनको खाना नहीं मिलेगा। अब जो बच्चे अब क्या हो गया, कौन सी सजा सुनाई जा रही है कि जो बच्चा किसी भी चीज को हाथ लगाएगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। ए लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं लेंगे। तो देखो, तो इस प्रकार बच्चों ने जो हंगामा किया था, जो उधम मचाई थी, उसके वजह से घर में पूरा तूफान मच गया था। इसलिए बच्चों को डांट फटकार मिली और बच्चों ने भी तय किया कि अब हम किसी भी प्रकार का काम नहीं करेंगे, बल्कि हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों बताइए कि बच्चों ने जो ये निर्णय लिया यह सही है, उचित है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, अनुचित है, क्योंकि इससे बच्चों को आलसी होने का और उनके में कामचोर होने की प्रवृत्ति और भी बढ़ गई। इसलिए घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बच्चे के बौद्धिक क्षमता के अनुसार और उनके शारीरिक क्षमता के अनुसार उनको काम बताना चाहिए। इसलिए बच्चों को हमेशा छोटे छोटे उम्र में से ही काम करने की आदत डाल देनी चाहिए, नहीं तो बच्चे इस प्रकार से कामचोर हो जाते हैं और ऐसे बच्चे घर, परिवार और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के द्वारा लेखिका हमें यही करना चाहते हैं कि बच्चों को काम करने की आदत पहले से ही होना चाहिए और काम करने की सूचना किस प्रकार से बच्चों को काम करना है यह हिदायत बड़े लोगों को देना चाहिए। अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। सूजना, दिमाग में आना, रौंदती, कुचलती, मेंगना, गोली के आकार में मल, व्याकुल, बेचैन, मातब, दुख, भेड़चाल होना, बिना किसी सोचे समझे अनुसरण करना, बेनकेल का ऊँट होना, बिल्कुल अनियंत्रित हो जाना, सीना तान कर उठना, मुकाबले के लिए तैयार होना, पेट की कढ़ाई में झोंकना, जल्दी जल्दी में खाना खाना, प्रलय मचाना, हाहाकार मचाना, कोर्ट मार्शल करना, सजा सुनाना। तो बच्चों इस प्रकार इस पाठ के द्वारा लेखिका हमें बच्चों को छोटी उम्र से ही काम करने की आदत सिखाने के लिए इंगित करती है। धन्यवाद।